दोस्तों, आज भारत में रिफ्यूजी एक बड़ी प्रॉब्लम बन गए हैं। फिर चाहे वो बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले रिफ्यूजीज हों या फिर म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान, लेकिन रिफ्यूजीज हमेशा से एक प्रॉब्लम नहीं होते। बल्कि अगर हम पारसी लोगों का इतिहास देखें तो वो भी भारत में रिफ्यूजी की तरह ही आए थे। लेकिन इसी कम्युनिटी ने हमें जमशेद जी टाटा, होमी जे भाभा और बांग्लादेश वॉर के हीरो और भारत के पहले फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ जैसे लोग भी दिए हैं। पारसी कम्युनिटी का प्रभाव भारत पर बहुत रहा है, और फिर चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना हो या आज दुनिया भर में भारत का नाम ऊंचा उठाना हो, पारसी लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत अहम था। आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आखिर ये लोग कहां से भारत में आए थे और इन्हें अपना देश क्यों छोड़ना पड़ा। तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। पारसी लोगों के भारत में आने की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, और हमें ये कहानी 17वीं शताब्दी में दस्तूर बहामान द्वारा लिखी एक किताब किस्सा-ए-संजान में मिलती है। किस्सा-ए-संजान के मुताबिक पारसी लोग भारत में ईरान से आए थे। ये लोग 7वीं शताब्दी में ईरान में रहते थे और उनके एम्पायर को ससानिड एम्पायर कहा जाता था। इस एम्पायर का ऑफिशियल धर्म ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म होता था, जो आज भी ज्यादातर पारसी लोगों का धर्म है। 7वीं शताब्दी का ईरान बहुत ही बड़े खतरे से गुजर रहा था, और वो था अरब के मुसलमानों का हमला। ये वो वक्त था जब मुस्लिम एम्पायर एक्सपैंड कर रहा था और दुनिया भर में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था। और इसी बीच उनका हमला ईरान या तब के पर्शिया में भी हुआ। इस वक्त पर्शिया के राजा थे याज़डेगर्ड, जो साल 641 की लड़ाई में हार गए, और इसके बाद पूरे पर्शिया में ज़ोरोएस्ट्रियंस का नरसंहार शुरू हो गया और उन्हें चुन चुन कर मारा जाने लगा। इससे बचने के लिए पहले वो लोग खुरासन प्रोविंस में भागे, जहां भी कुछ राजा अरबों का मुकाबला कर रहे थे। आज ये हिस्सा ईरान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भी वो ज्यादा दिन नहीं रह पाए, और कुछ ही समय में यहाँ पर भी अरबों का कब्जा हो गया। और फिर इन लोगों को ईरान के एक दूसरे हिस्से पोर्ट हॉर्मुज या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भागना पड़ा। 8वीं शताब्दी तक ये हिस्सा भी पूरी तरह अरबों के कब्जे में आ गया था, और तब क्योंकि ये लोग समंदर के पास थे, इसलिए समंदर के रास्ते ये भारत के दीव आइलैंड में पहुंचे। दीव के आइलैंड में ये लोग करीब 19 साल तक रहे, और इसके बाद गुजरात के राजा जदी राणा ने इन लोगों को शरण दी और गुजरात में रहने की परमिशन दे दी। लेकिन राजा ने शर्त भी लगाई कि वो लोग यहाँ शांति से रहें और हथियार न उठाने का वादा करें। पहले से ही जंग से परेशान पारसी लोगों को इस शर्त को मानने में कोई परेशानी नहीं हुई। पारसी लोग जब गुजरात में एक नया शहर बसाने जा रहे थे, तब एक जबरदस्त तूफान आया। किस्सा-ए-संजान के मुताबिक ये तूफान इतना खतरनाक था कि लोगों को लगा कि वो जिंदा नहीं बच पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने भगवान से मदद मांगी, और साथ ही उनसे ये वादा भी किया कि अगर वो बच गए तो उनके नाम पर एक फायर टेम्पल भी बनवाएंगे। किताब के मुताबिक इस प्रार्थना के कुछ समय बाद ही तूफान अचानक से रुक गया और लोग गुजरात पहुंचे, और उन्होंने संजान नाम का एक शहर बसाया। इसी वजह से इस किताब का नाम भी किस्सा-ए-संजान पड़ा। संजान नाम इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उनका ईरान से कनेक्शन भी दर्शाता है। ईरान में सिंदान नाम का एक शहर हुआ करता था, जिसके नाम पर संजान शहर का नाम पड़ा। अपने वादे के मुताबिक पारसी लोगों ने संजान शहर में एक फायर टेम्पल भी बनाया, जिसे उन्होंने ईरान शाह नाम दिया। पारसी लोग जल्दी भारत में आकर यहाँ के ट्रेडिशन से घुल मिल गए। उन्होंने यहाँ की भाषा, यहाँ की ड्रेस और यहाँ तक की परंपराओं को भी अपना लिया। इसके बाद काफी सालों तक पारसी लोग खुशी से यहीं रहे, लेकिन फिर भारत में कुछ बदलाव आने लगे और यहाँ पर भी मुस्लिम रूल आ गया। सुल्तान महमूद, जिसे अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है, जब इस राजा का शासन भारत पे हुआ तो 1297 में उसने अपनी एक जनरेशन अल्फ खान को संजान पर हमला करने के लिए कहा। जब ये हमला हुआ तो पहली बार यहाँ के राजा ने पारसी लोगों को हथियार उठाने की परमिशन दी, और पारसी लोग इस लड़ाई में बहादुरी से लड़े। लेकिन 2 ही दिन के अंदर पूरे शहर पर कब्जा हो गया, और बहुत से पारसी बच्चे और औरतें ईरान शाह की आग या ज्वाला को लेकर बहरोत के पहाड़ों की तरफ चले गए। बहरोत में मिली कुछ पारसी गुफाएं आज इस बात का जीता जागता सबूत है। इसके बाद पारसी लोग बांसदा शहर में जा बसे, जो आज के महाराष्ट्र में है, और फिर यहाँ से थोड़ी दूर उन्होंने नवसारी नाम का एक नया शहर बसाया, और ईरान शाह की ज्वाला को भी यहीं पर स्थापित कर दिया गया। इसके बाद पारसी लोगों में भी कुछ छोटे मोटे डिस्प्यूट्स देखे गए, और 1742 में ईरान शाह की ज्वाला को बाद में उदवादा डिस्ट्रिक्ट में लाकर स्थापित कर दिया गया। और पिछली 2 सदियों से ये ज्वाला यहीं पर जल रही है। आज ईरान शाह की ज्वाला को जलते हुए 1300 से भी ज्यादा साल गुजर चुके हैं, और ये पारसियों के लिए आज भी उतनी पवित्र है। पारसी लोगों के कंट्रीब्यूशन को बहुत से लोग शायद आज भी उतना नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर आप भारत के इतिहास की बात करें तो आप पारसी कम्युनिटी की बात किए बिना इस इतिहास को देख नहीं सकते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ चली आजादी की लड़ाई में पारसियों का रोल बहुत अहम था। दादा भाई नेरोजी,
जिन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वो भारत के पहले ऐसे इंसान थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एमपी रहे और उन्होंने वहां रहते हुए भारत के मुद्दों को बड़ी मुखरता से उठाया। दादा भाई नौरोजी वो पहले इंसान थे जिन्होंने दुनिया के सामने अंग्रेजों की करतूतों का खुलासा किया और बताया कि किस तरह ब्रिटिश राज भारत में सिर्फ अराजकता फैला रहा है। भारत की सारी संपत्ति को वो धीरे धीरे ब्रिटेन लेकर चले गए थे। जब कांग्रेस में दो फाड़ हो गया था, जहां एक तरफ गरम दल वाले तिलक थे और दूसरी तरफ महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू जैसे लोग, तब भी ये दोनों गुट दादा भाई का नाम बहुत ही सम्मान से लेते थे और उन्हें भारतीयों की आवाज माना करते थे। इसके अलावा मैडम भीकाजी कामा भी एक पारसी फैमिली से ही आती थी और उन्होंने भारत की औरतों की स्थिति को लेकर जो काम किया वो आज भी सराहनीय है। और फिर हम टाटा फैमिली के कंट्रीब्यूशन को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। टाटा फैमिली को आपको इसलिए नहीं याद रखना चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत की इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान दिया है, बल्कि उनका कंट्रीब्यूशन इससे कहीं ज्यादा है। पारसी लोगों में हमेशा से ही सेवा का भाव रहा है, जिस वजह से कई दशकों से टाटा फैमिली चैरिटी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करती आई है। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के वक्त जब दुनिया भर में वर्कर्स को फैक्ट्री से निकाला जा रहा था, तब टाटाज ने अपने सभी एम्प्लॉयज को काम पर रखा, उनके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए जहां उन्हें फ्री में शिक्षा दी और साथ ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी उन्हें मुहैया कराई। ये सब आसान नहीं था और इस काम के लिए टाटा ने अपने घर की औरतों के जेवर तक गिरवी रख दिए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने वर्कर्स को सफर नहीं करने दिया। आज भी अगर रतन टाटा चाहे तो भारत और एशिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं, लेकिन उन्हें इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए तो आज भी टाटा कंपनी से आया ज्यादातर प्रॉफिट वो चैरिटीज में दान कर देते हैं। सिर्फ टाटा ही नहीं, पारसी लोगों में भारत की गोदरेज, पूनावाला और वारिया फैमिलीज भी आती हैं, जो आज अपने बिजनेसेस के कारण दुनिया भर में मशहूर हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू करने वाले होमी जहांगीर भाभा एक पारसी थे और डॉक्टर भाभा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है दोस्तों। उनका सपना भारत को एक स्ट्रॉन्ग देश बनाने का था, जिस कारण उन्होंने कई इंस्टीट्यूट यहाँ स्थापित किए और माना जाता है कि उन्हीं के अंडर भारत न्यूक्लियर पावर के बहुत करीब पहुंच गया था। लेकिन फिर CIA ने उन्हें इससे रोकने के लिए असैसिनेट करवा दिया। कई लोगों ने किस्सा-ए-संजान नाम की इस किताब पर बार बार सवाल भी उठाए, लेकिन 2002 से 2004 के बीच हुई संजान की खुदाई से इस किताब की सच्चाई स्टैब्लिश हो गई थी। इसके बाद 2017 में भी एडवांस DNA टेक्निक से साबित हो गया कि भारत और पाकिस्तान में रहने वाले पारसी लोग यकीनन ईरान से ही भारत आए थे और इसी वजह से आज इस किताब में लिखी बातों को पारसी लोग अपना असली इतिहास मानते हैं इस रेफ्यूजी कम्युनिटी के साथ। लेकिन अब एक परेशानी खड़ी हो गई है और वो ये है कि इनकी जनसंख्या लगातार गिरती जा रही है। जहां 2001 में भारत में 69,000 पारसी लोग थे, वहीं 2011 में ये नंबर घटकर 57,000 हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण 2021 का सर्वे काफी डिले हो गया है, इसलिए कोई नहीं जानता कि अभी इसमें कितना सुधार आया है। लेकिन इस परेशानी को समझते हुए 2013 में भारत सरकार ने जियो पारसी स्कीम भी लॉन्च की थी, जिसमें इस गिरती हुई पॉपुलेशन के कारणों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और इसे सुधारने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। और उम्मीद है कि जिस तरह आज कल पारसी लोग भारत की सेवा करते आए, वो आगे भी अपने इस नए घर में इसी तरह से रहेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर पारसी लोग ना होते तो आज का भारत क्या वही होता जो अब है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।